एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स ग्राफ के ऊपर जो कि बीएफएस और डीएफएस टेक्निक को यूज़ करके सॉल्व किए जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बीएफएस डीएफएस के बारे में बात की थी, समझा था किस तरीके से ये ट्रेवर्सल एल्गोरिथम काम करते हैं। उससे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स समझी थी ग्राफ से रिलेटेड। ये लेक्चर थर्ड लेक्चर होने वाला है ग्राफ के ऊपर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा लीड कोड से 733। फ्लड फिल एल्गोरिथम एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है सबसे पहले वो समझते हैं। हमें दिया हुआ है यू आर गिवन अ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एम क्रॉस एन ग्रिड। हमें एक ग्रिड दिया हुआ है, उसका साइज है एम क्रॉस एन का, ऑफ इंटीजर इमेज। ठीक है, जो जो ग्रिड का नाम है दैट इज गोइंग टू बी image, where image I represent the pixel value of the image. You are also given three integer SR, SC and color. Your task is to perform a flood fill on the image starting from the pixel this. Okay, तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली इमेज दिया हुआ है। जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं किसी इमेज की, इन रियल लाइफ कोई भी इमेज किस तरीके से बनी होती है? इन रियल लाइफ कोई भी इमेज कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होती है। एंड इमेज की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? पिक्सल पे डिपेंड करती है। तो ये एक जो छोटा सा पार्ट होता है किसी भी इमेज के अंदर, कोई भी आप इमेज लो, उसके अंदर एक छोटा सा जो सेल होता है दैट इज पिक्सल। ये हमारा ना 3 लेयर्स से होके बना होता है, आर जी बी। 3 लेयर्स ऑफ कलर से हमारा ये पर्टिकुलर इमेज बना हुआ होता है। तो उसी तरीके से हमें बोला गया है जो भी ग्रिड होने वाला है ना, वो ग्रिड एज अ पिक्सल की तरह काम करेगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर सेल की बात करूं, तो दिस इज, दे आर कॉलिंग दिस एज पिक्सल। एक किसी सेल को ग्रिड के उसको वो पिक्सल बोल रहा है। और टू परफॉर्म अ फ्लड फिल हमें क्या क्या और एक और चीज दी हुई है, हमें सोर्स दिया है, सोर्स रो। एस सी मतलब सोर्स कॉलम, एस आर मतलब सोर्स रो, एंड कलर हमें एक दिया हुआ है। ठीक है, टू परफॉर्म अ फ्लड फिल बिगेन विद द स्टार्टिंग पिक्सल एंड चेंज इट्स कलर टू द कलर। ओके, तो जो भी पिक्सल हमें दिया होगा, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम वाला पिक्सल जो दिया होगा, उसको हमें चेंज करना है। वहीं से हमें अपना चेंज करना स्टार्ट करना है उस कलर को। जो गिवन कलर होगा, यहाँ पे हमें वो लोग दे रहे हैं ना कलर, दिस, वी हैव टू चेंज इट। जो ओरिजिनली इस पे प्रेजेंट होगा कलर, उसको हमें चेंज करना है किसमें? जो कलर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है इसमें। Perform the same process for each pixel that is directly adjacent pixel that share a side with the original pixel, either horizontally or vertically, and share the same color as the starting pixel. और जिनका सेम कलर है स्टार्टिंग पिक्सल के साथ, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक पिक्सल माना, ये इसका अबव सेल हो गया, ये हमारा राइट हो गया, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट एंड दिस इज डाउन। ये जो पिक्सल्स हैं, they are the adjacent pixels for this particular pixel. अब इसका जो भी कलर है उसे हमें चेंज करना है, एंड एडजेसेंट पिक्सल्स का भी हमें कलर चेंज करना है, मतलब इसका। बट कंडीशन ये है, जो एक्चुअल कलर रहने वाला है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम का जो पिक्सल का कलर था, वो कलर इन एडजेसेंट सेल का होना चाहिए, तभी हम इन एडजेसेंट सेल का भी कलर चेंज करेंगे। यही बोला गया है। Keep repeating this process by checking neighboring pixel of and update the pixels, modify their color if it matches the original color of the starting pixel. The process stops when there is no more adjacent pixel of the original color to update. और ये प्रोसेस कब स्टॉप करना है? जब हम सारे ही एडजेसेंट पिक्सल्स को कलर कर चुके होंगे, जो भी हमारा न्यू कलर प्रोवाइडेड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। This is the image. This is an image.
अब इसमें जो हमारा 1 है, ये 1 कलर चेंज करता है। इसमें जो हमारा ये वाला 1 है ना पर्टिकुलरली, दिस इज द स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम 1, इंडेक्सिंग करते हैं इसकी। दिस इज गोइंग टू बी 1, 1। अब हमें इससे स्टार्ट करना है। ओरिजिनली इसका कलर 1 है, ठीक है। हमें चेंज किस में करना है, गिवन कलर में, विच इज 2। तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से कलर्स हो गए, मतलब जो इसके एडजेसेंट, इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 4 ही है बस एडजेसेंट है इसके। अब इनमें से हमें चेंज पता है किस में करना है, चेंज उन्हीं सेल्स में करना है जिनका कलर सेम हो इस स्टार्टिंग सेल से। इस स्टार्टिंग कलर के जो भी सेम कलर होगा ना, मतलब ये जो स्टार्टिंग कलर होगा वही कलर होना चाहिए उसके एडजेसेंट का, तभी हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे 0 है, नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें करना होगा, वी हैव टू मेक इट 2। फिर इसे भी हम 2 बनाएंगे। फिर हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके एडजेसेंट देखेंगे, ये एक एडजेसेंट है, इसको एडजेसेंट करेंगे एंड इसको भी चेंज कर देंगे 2 में। करने के बाद कॉल यहाँ पे गया, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, दिस इज गोइंग टू बी 2। यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज किया। देखो तो ओरिजिनली जो हमें रिटर्न करना है वो ये रिटर्न करना है, आफ्टर चेंजिंग द कलर ऑफ ऑल द प्रोवाइडेड एडजेसेंट सेल्स। इसमें क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये दो ये जो 2 पिक्सेल्स हैं, दे आर बिकमिंग द ब्लॉक फॉर दिस सेल्स। ये किसी के लिए एडजेसेंट है ही नहीं, ये किसी के लिए एडजेसेंट है ही नहीं। एडजेसेंट का क्या मतलब है, एडजेसेंट का मतलब है कि किसी भी 1 क्रॉस 1 से ही घिरा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन तो आ ही रहा होगा समझ। इसका एक एप्लीकेशन है, एमएस पेंट तो सबने देखा होगा। एमएस पेंट हम कुछ कुछ उसमें क्या करते थे, शेप्स गिवन होती थी, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया या ट्रायंगल हो गया। तो ये कुछ शेप्स दी होती थी, हम इनका यूज करके ना कुछ ड्राइंग बनाते थे। एंड एक ना पेंट का ऑप्शन आता था, ऐसे करके पेंट का ऑप्शन होता था जिसको हम यूज करते थे इसमें कलरिंग करने के लिए। अब बोर्ड तो इतना बड़ा होता है और ये पर्टिकुलरली कलर ये सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही कलर करता था, है ना। ये जो कलर है, ये जो पेंट वाला आइकन था, ये सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही कलर करता था, है कि नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्लड फिल, जहां पर आपको एक बॉर्डर डिफाइन किया गया है, आपको इसी के अंदर ही कलरिंग करनी है। सेम वे यहाँ पे भी हमें बॉर्डरिंग डिफाइन कर दी गई है कि जहां जहां पर 1 है, जहां जहां पर भी 1 है जो कि एडजेसेंट है, उन सबको कलर करके 2 बनाना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, डीएफएस या बीएफएस दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। डीएफएस यूज करेंगे क्योंकि रिकर्जन का थोड़ा ज्यादा इंट्यूशन आ रहा है इससे। तो हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, ड्रॉ कर लेती हूँ। एंड दिस वाज 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1। इंडेक्सिंग करते हैं, 0, 1, 2। हमें सोर्स दिया था, सोर्स रो है 1, सोर्स कॉलम है 1, एंड जो कलर गिवन है, लेट्स नेम इट एज न्यू कलर, न्यू कलर गिवन है वो है 2। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं अपना, क्या, डीएफएस को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम उन्हीं नोड्स पर जाएंगे, उन्हीं सेल्स के, और यू कैन से उन्हीं पिक्सल्स पे जाएंगे जहां पर हमारा जो कलर है वो यू कैन से प्रीवियस कलर के बराबर है। हम उन्हीं एडजेसेंट सेल को विजिट करेंगे जिनका जो कलर है वो बेसिकली सेम है प्रीवियस कलर के बराबर। तो इसको हम कहीं एक जगह स्टोर करा के रख लेंगे, जो भी से सोर्स कॉलम और सोर्स रो का कलर है। तो इमेज ऑफ
SR और SC। इसका जो भी कलर होगा उसको प्रीवियस कलर में स्टोर करके रख लेंगे ताकि हमें पता रहे कि किस कलर के ऊपर हमें ध्यान देना है। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये 0 है। अगर यहाँ 1 होता तो हम यहाँ पे जा सकते, यहाँ पे भी हम नहीं जा सकते, तो हम इन दोनों के लिए कॉल करेंगे फर्दर। सपोज करो हम यहाँ चले गए, यहाँ जाने के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और जब ना एक काम करो, जब हम किसी पर्टिकुलर सेल पे है ना और वो 1 है हमारा, तो उसको उसी टाइम पे कलर कर दो, जो भी हमारा न्यू कलर होगा, तो इसको हम पर्टिकुलरली यहीं पे 2 बना देंगे। फिर जब हम नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे तो इसको भी पहले 2 बनाएंगे, उसके बाद इसके एडजेसेंट सेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। एडजेसेंट सेल्स को एक्सप्लोर किया, सबसे पहले देखा ये 1 है, इसको बनाएंगे 2। फिर इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ये है, ये ऑलरेडी 2 बन चुका है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा, इसको भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैच ही नहीं करता प्रीवियस कलर से। ये आउट ऑफ बाउंड चले गए, यहाँ पे भी हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, हमें रिटर्न होना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से नेक्स्ट कॉल जाएगी, नेक्स्ट कॉल जो जाएगी, नेक्स्ट कॉल यहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट कॉल जब यहाँ पे जाएगी तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, तो इसको हम 2 मार्क कर देंगे और इसको भी हम 2 मार्क कर देंगे। हम सपोज करो इस कॉल से यहाँ पे पहुंच गए, फिर इसके एडजेसेंट देखेंगे, इसके एडजेसेंट ये है, इसको भी 2 मार्क कर देंगे। और कौन कौन से इसके एडजेसेंट है, ये है, ये है, यहाँ बट आउट ऑफ बाउंड चले गए, यहाँ पे भी आउट ऑफ बाउंड चले गए, और यहाँ हम जा नहीं सकते। तो हमें एक चीज पता चल गई, हमें रिटर्न कब कब होना है, जब हम या तो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, या फिर जब हमारा जो कलर है ना, जो सेल का कलर है वो प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, उस केस में हम उधर से रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेस कंडीशन तो पता चल गई क्या होने वाली है। सबसे पहली चीज, इफ इफ जिस भी रो पे अभी हैं हम, वो लेस देन 0 हो गया, या फिर जिस भी कॉलम पे अभी हम हैं वो लेस देन 0 हो गया, या फिर हम जिस भी रो पे हैं वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू इमेज डॉट साइज हो गया, या फिर जो कॉलम है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेज ऑफ 0 डॉट साइज हो गया। एंड लास्ट, हमें कब और रिटर्न करना है, ये सारी कंडीशन तो हमारी आउट ऑफ बाउंड के लिए हो गई। हमें एक और केस में रिटर्न करना है विच इज गोइंग टू बी जब हमारा इमेज इमेज ऑफ आर सी जब हमारा प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस कलर। इस केस के अंदर हमें रिटर्न कर जाना है, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस केस, एंड इस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक void फंक्शन बनाएंगे विच इज ऑफ DFS। अब इतना करने के बाद हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, हम बेसिकली रिटर्न, जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेल पे आते हैं, किसी भी सेल पे आते हैं तो उसको न्यू कलर से सबसे पहले मार्क कर दो। तो इमेज ऑफ आर सी इज गोइंग टू बी ऑफ न्यू कलर। न्यू कलर पे आ गए, अब इसके एडजेसेंट सेल को एक्सप्लोर करेंगे एंड वहां पे जाके अपना क्या लगाएंगे, DFS लगाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एडजेसेंट करने के लिए मैं एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि अगर मुझे चारों डायरेक्शन में किसी भी सेल से जाना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं इसको यूज करती हूँ, विच इज एक पेयर लेना, वेक्टर ऑफ इंट पेयर, इंट कॉमा इंट, जो कि ना चारों डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, इसको हम डी डायरेक्शन बोल सकते हैं। एंड इस डायरेक्शन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहला डायरेक्शन अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के टाइम पे जो हमारा आई है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, तो -1 कॉमा, कॉलम हमारा क्या रहता है, सेम रहता है क्योंकि सेम कॉलम में हम, दैट इज गोइंग टू बी 0। और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा आई प्लस होगा,
तो 1 एज इट इज, 0 कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हुए। जब हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट में क्या कम हो रहा है, कॉलम कम हो रहा है, तो -0, रो में कोई चेंजेस नहीं हुए बट कॉलम में एक कम होगा। और जब हम राइट जाते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 0 1, कॉलम एक बढ़ गया। तो इस डायरेक्शन एरे का यूज करके हम चारों एडजेसेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। किस तरीके से वो बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर, इसके अंदर हम ऑटो, अब ये जो हमें दे रहा है बेसिकली क्या दे रहा है, पेयर दे रहा है। तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज एक्स वाई, दो पेयर आ रहे हैं हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। देन व्हाट वी विल डू, we will be just doing int I, जो भी x और y आएगा, तो x प्लस r, int j will be y प्लस c। ये क्या करता है मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ये जो कॉल हो रहा है, मतलब ये जो लूप है, ये किस तरीके से काम करता है मैं वो बताऊंगी, एक मिनट बस। ये हो गया, उसके बाद हमारा ना डीएफएस कॉल होगा, डीएफएस का कॉल होगा इस पर्टिकुलर के लिए। इसमें हम आई जे पास कर देंगे अपना, अपना न्यू कलर भी पास कर रहे होंगे, और और तो कुछ नहीं बाकी, ठीक है। न्यू कलर हमें अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे तुम पैरामीटर्स ले लेना जो भी है। जब हम कोड करेंगे तब उसको चीज़ को देखेंगे। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि डायरेक्शन वाला कैसे काम कर रहा है। ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप इसको समझ लेते हो। सो डायरेक्शन जो है ना, ये जो DIRs, जिन्हें आता है वो क्या, यू कैन स्किप दिस, बट जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ। जब भी हमें किसी 4 डायरेक्शन में आइटरेट करना होता है ना, चारों डायरेक्शन में जाना होता है, तो अगर मैं इस सेल, एक ग्रिड ले लेते हैं उसके लिए, इस ग्रिड को अगर मैं ले लूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0 1 2 0 1 2, और मैं अभी पर्टिकुलरली 1,1 पे हूँ, 1,1 पे हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे को इस सेल पे जाना है, इसका एडजेसेंट सेल है ना, ये इसका एडजेसेंट सेल है, अगर मुझे इस सेल पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेरे आई में मेरे को एक माइनस करना पड़ रहा है। मेरा जो ith वैल्यू है, आई का जो भी वैल्यू है वो माइनस हो रहा है। कैसे, 0 इज 0,1। मैं कहाँ पे थी, 1,1 पे, डिक्रीज किस में आया, आई में, मतलब रो में डिक्रीज आया। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ पता है, मैं बेसिकली एक ऐसा नंबर चूज कर लेती हूँ विच इज -1, जे में कोई भी चेंजेस नहीं आया तो इसलिए 0। तो जब भी मैं अगर किसी सेल पे जाऊंगी ना, जब भी मैं किसी सेल पे जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरे को जस्ट जो गिवन सेल है, अगर उससे मुझे अप वाले डायरेक्शन में जाना है, अप वाले डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे आई में एक माइनस करना पड़ेगा। जिस पे भी मैं हूं अभी, तो मैं -1 प्लस 1, जो भी वैल्यू रहेगी, 1 प्लस 0, विच इज गोइंग टू गिव मी वॉट, इज गोइंग टू गिव मी 0,1, जो कि जिस सेल पे मुझे जाना था। तो इस तरीके से हम करते हैं। वैसे ही अगर मैं 1,0 की बात करूं, मतलब मुझे किस पे जाना है, नीचे वाले सेल पे, इससे जस्ट नीचे वाले सेल पे जाने के लिए मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, आई अपना एडिशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, आई में अपना इसमें इंक्रीज कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी 2, एंड रो एज इट, कॉलम एज इट इज रहेगा, विच इज गोइंग टू बी 0। तो हम कहाँ पे आ गए, 2,1 पे, क्योंकि अच्छा कॉलम इज 1 नॉट 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, चेंज नहीं आएगा कुछ। वैसे ही लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट जा रहे हैं तो कॉलम में चेंज आ रहा है, राइट जा रहे हैं तो भी कॉलम में ही चेंज हो रहा है। रो हमारी एज इट इज रहने वाली, तो रो की वैल्यू पहले ही 0 0 कर दो, और साथ में 1 -1, सेम चीज। लेफ्ट जाओगे, यहाँ जाओगे तो क्या कम हो रहा है, कॉलम कम हो रहा है। राइट जाओगे तो क्या कम हो रहा है, कम नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कॉलम बढ़ रहा है।
तो उसी के लिए हम एक +1 करते हैं। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दिस इज थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक बट स्टिल it will help you in many questions. So yeah, this is something which you should know. काम आएगा ये चीज। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, अभी हमने चारों डायरेक्शन में मूव कर लिया। मूव करने के बाद जहां जहां हम जा सकते थे वहां वहां पे जाके हमने कलर कर दिया, नहीं जा सकते नहीं कलर किया। इसको कोड करके देखते हैं एंड देन कोड को ड्राई रन करते हैं। तो हमने फंक्शन क्या बनाया था, हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम था डीएफएस। तो वो वॉइड टाइप का था डीएफएस। क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा था, हम ना इसमें इमेजेस पास कर देते हैं। इमेजेस का 2D एरे, वी आर गोइंग टू पास दिस। ठीक है, एक रो आएगा, एक कॉलम आएगा और एक क्या आएगा, न्यू कलर, जिससे हमें कलर करना है। मैं यहाँ पे एक ग्लोबली डिक्लेयर कर रही हूँ वेरिएबल विच इज गोइंग टू बी इंट प्रीवियस कलर, जो भी प्रीवियसली कलर्ड था सेल वो। साथ में और क्या करना है, ये सारी चीजें ही हमने पैरामीटर्स में ली थी। यहाँ से कॉल होगा विच इज ऑफ डीएफएस। डीएफएस में सबसे पहले हम इमेजेस को भेजेंगे, फिर इमेज को भेजेंगे और एसआर को भेजेंगे, एससी को भेजेंगे और जो भी हमारा कलर है उसको भेजेंगे। साथ के साथ हम इनिशियलाइज कर देंगे हमारे प्रीवियस कलर को किसके साथ, जो भी इमेज के एसआर और एससी पे पड़ा है उसके साथ, क्योंकि यही हमारा एक्चुअल और यू कैन से प्रीवियस कलर है। करने के बाद we will be just returning the same image after the changes। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कंडीशन लिख लेते हैं कहाँ कहाँ से हम रिटर्न हो रहे थे। जब भी हमारी रो की वैल्यू जो है इट इज गोइंग टू बी लेस देन 0, दिस इज द वन कंडीशन। अगर हमारा कॉलम छोटा हो गया तब, और या फिर हमारा जो रो है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और यू कैन से इक्वल्स टू इमेज डॉट साइज, या फिर कॉलम हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू हो गया इमेज 0 डॉट साइज। ये तो हमारी आउट ऑफ बाउंड की कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा जो भी सेल आया है पर्टिकुलरली रो कॉमा आर कॉमा सी पे वो हमारा प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, देन वी आर गोइंग टू स्किप दैट सेल। उस केस में हम क्या करेंगे, इमेज ऑफ एस आर एस सी, अगर नॉट एस आर, in this case this is only R and C not equals to the previous color। उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो या इट्स डन। अब हमें एक चीज करनी होगी विच इज व्हाट, जिस भी सेल पे अभी हम आए हैं उसको सबसे पहले मार्क कर देंगे न्यू कलर से, इंपॉर्टेंट थिंग। फिर अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट सेल पे जाना है और डीएफएस को फिर से अप्लाई करना है। तो वी विल बी मेकिंग वन डायरेक्शन एरे vector of pair of int comma int and this is going to be of name direction। क्या क्या डायरेक्शंस देनी है, सबसे पहला -1,0, दूसरी डायरेक्शन हो गई 1,0 और तीसरी डायरेक्शन हो गई 0,-1, चौथी डायरेक्शन हो गई हमारी 0,1। ग्रेट, अब एक एक करके हर डायरेक्शन में जाएंगे। ऑटो एंड x, y, ठीक है। डायरेक्शंस, सबसे पहले एक जो हमारा अब एडजेसेंट सेल का रो और कॉलम होने वाला है उसको क्रिएट करते हैं। किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आई में जब हम प्लस कर देंगे, जो भी आर में जब हम प्लस कर देंगे एक्स, तब बन जाएगा इंट जे, कौन सा कॉलम है, दैट इज गोइंग टू बिकम आफ्टर सी प्लस वाई। ग्रेट, इतना सब कुछ हो गया। होने के बाद कॉल कर दो dfs of images image, why I'm saying every time images, it's image। so उसके बाद r, c
not r comma c, it's I comma j comma new color. That's great. रन करके देखते हैं. We are not left with anything. रन करते हैं. Okay, we are getting issue. What is the issue? Let's see. Mm, 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 mm. Runtime error. I am getting runtime error. The thing is, if हमारा जो previous color है वो इक्वल्स टू है न्यू कलर के, यहाँ पे ही कर लेते हैं इस चीज को. अगर मान लो कोई कलर जो गिवन है, इफ हमारा जो प्रीवियस कलर ही है वो बराबर है न्यू कलर के, जो भी कलर गिवन है उसके, तो हमें उस केस में कुछ करने की जरूरत है नहीं. उसी केस में हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली इमेज को रन करके देखते हैं. ओके, या दिस वाज द इशू. दिस वाज द एक्चुअल इशू. क्या इशू था? देखो, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ वन की, जब मैं इस वन की बात कर रही हूँ, कर्सर को देखना, जब मैं इस वन की बात कर रही हूँ, अगर मुझे ये बोला जाता कि कलर जो चेंज करना है वो वन है, वो वन है, और जिस सेल पे मैं हूँ उसका एक्चुअल कलर भी वन है, तो जब वन एक्चुअल भी है और जो गिवन है वो भी वन है, तो चेंज तो कुछ करना ही नहीं हुआ. उस केस में हमें डायरेक्टली इमेज को रिटर्न करना है विदाउट डूइंग एनी चेंजेस. जब हमारा जो प्रीवियस कलर है और जो गिवन कलर है दोनों बराबर हो जाता है, उस केस में हमें डायरेक्टली रिटर्न करना है इमेज. अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, तो हम क्या हो रहा था, लूप में फंस रहे थे. हम लूप में फंस रहे थे. हम बार बार अपडेट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, फिर वन मिल जा रहा है, फिर आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं. तो बार बार हम उसी लूप में फंसते जा रहे हैं. वन पे गए, वन को चेंज किया, वन ही, तो वन से वन पे चले गए, फिर वन से वन पे चले गए, चेंज तो कुछ कर ही नहीं पा रहे. तो इस केस में हमें इस कंडीशन को चेक करना होगा. दिस वाज द एज केस कि अगर प्रीवियस कलर बराबर हो जाता है हमारे गिवन कलर के, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द सेम इमेज विदाउट डूइंग एनी चेंजेस. सो या, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर फ्लड फिल. हमने इसका एप्लीकेशन भी देखा, एमएस पेंट. अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है लीड कोड से 1791. फाइंड सेंटर ऑफ स्टार ग्राफ. हमें एक स्टार ग्राफ गिवन है, उसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पढ़ के तो यही लग रहा है, हेडिंग पढ़ के. देयर इज अ अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ. ठीक है, हमें एक अनडायरेक्टेड, ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है लीड कोड से 1791. फाइंड सेंटर ऑफ स्टार ग्राफ. हमें क्या फाइंड करना है? सेंटर फाइंड करना है स्टार ग्राफ का. डिस्क्रिप्शन क्या है? देयर इज एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ. हमें ना एक अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ गिवन है. स्टार ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा कुछ. एक ना सेंटर में नोड होता है, बाकी सबसे वो कनेक्टेड होता है. तो दिस इज काइंड ऑफ स्टार. जैसे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज सेंटर, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे इससे इससे. स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एन नोड्स. उसके अंदर एन नोड्स हैं, लेबल्ड फ्रॉम वन टू एन. अच्छा, इनकी लेबलिंग भी की गई है, वन से लेबलिंग की गई है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरीके से. A star graph is a graph where there is one center node and exactly n minus one edges. ठीक है, तो जो भी स्टार ग्राफ है उसके अंदर exactly n minus one edges होती हैं. n minus one क्यों? क्योंकि n नोड्स हैं, सबके लिए एक एक एजेस हैं, सबके लिए एक एक एजेस हैं. जस्ट बिकॉज एक जो सेंटर में नोड है उसके लिए एज नहीं है, इसलिए n minus one एजेस हैं.
यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजेस, हमें एक इंटीजर एरे दिया है जिसके अंदर एजेस हैं, वेयर ईच एजेस आई इज रिप्रेजेंटेड एट यू आई वी आई। यू आई क्या डिनोट कर रहा है कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एज एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द एज। तो यहाँ से इस U से V तक का एक एज है, इंडिकेट्स दैट देयर इज अ एज बिटवीन द नोड्स UI एंड VI। तो वही चीज बोल रहा है कि एक एज एग्जिस्ट करती है U से V तक के। रिटर्न द सेंटर ऑफ द गिवन स्टार नोड, तो हमें बता रहा है सेंटर ऑफ द स्टार नोड क्या है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, हमें एक स्टार नोड बना के गिवन है, इस स्टार नोड के अंदर 2 इज द सेंटर नोड, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, 2 को ही हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब एडजेस कौन कौन से गिवन है, 1 2 2 3 4 2, ये एडजेस 2 से 4 की एज है और 2 से 3 की एज है और 2 से 1 की एज है। तो ये बेसिकली हमें एज लिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। हमने, याद है मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बताया था एज लिस्ट करके, जिसके अंदर हम वर्टिसेस थे हमारे पास जो कि डेटा स्टोर कर रहे थे, और एक ना वेक्टर लिया था एडजस्ट करके। एडजस्ट क्या स्टोर कर रहा था, U से V तक की कोई एज है कि नहीं। तो ये हमें बेसिकली एज लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्टार है कि नहीं, मतलब कौन सा सेंटर है इस स्टार ग्राफ में। देखो, एक एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला गया है n नोड्स हैं, n नोड्स हैं, और जब हम आइट्रेट करते हैं एजेस पे तो हम काउंट रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, काउंट रख लेते हैं हर n के लिए, n के लिए काउंट रख लेते हैं कि अगर कोई भी n, जैसे कि 1 2 3, क्योंकि 1 से स्टार्ट है अप टू n, इन सब का काउंट रख लेते हैं कि ग्राफ ट्रेवर्स करते टाइम कितनी बार पर्टिकुलर नोड आया है ना, कितनी बार आया। अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो यही हमारा सेंटर होगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे गई 1 से 2 पे, 1 से 2 की एक एज है, ठीक है, तो मैंने 1 के लिए 1 काउंट रखा, 2 के लिए भी 1 काउंट रखा। बट जैसे ही मैं 2 से 3 गई तो मैंने देखा कि 2 से 3 का एक एज है ना, 2 से 3 का एक एज है, तो 2 में भी हमें काउंट बढ़ाना पड़ेगा, 3 में भी एक काउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब जो 3 है ना, वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। हम जो भी मैप ले रहे हैं, मैप ले सकते हैं, जो ये 3 है ना वो तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको तो हम प्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद इसका काउंट 1 कर देंगे। बट हम देखेंगे 2 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन वी विल गेट टू नो अगर किसी भी एज में कोई भी नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी व्हाट, द सेंटर ऑफ स्टार। एक ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो एजेस की बात करूं, 0 से, 0 तो नहीं, 1 से 1 से स्टार्ट है ना नंबरिंग, तो 1 से अगर 2 की कोई एज एग्जिस्ट करती है और 2 से 3 की कोई एज एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों ही एजेस में कॉमन है, इन दोनों ही एजेस में कॉमन है, और हम उसी को रिटर्न कर रहे होंगे क्योंकि दैट इज द सेंटर। सेंटर का यही मतलब होता है कि हर एज के अंदर, हर एज जो भी है, जैसे कि ये वाली हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, सारी एजेस हमारी सेंटर से कनेक्टेड है। तो हर एज के अंदर हमारा सेंटर तो प्रेजेंट होगा ही, तो हम किसी दो एज को देख लेंगे, 1 से 2 की एज को और 2 से 3 की एज को, इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर है दैट इज आर आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी प्रॉब्लम है, एक बार में सॉल्व कर सकते हैं इसको। कोडिंग स्क्रीन पे आता है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें दो एजेस गिवन ही ना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एज का लेंथ कम से कम n-1 होगा और n की वैल्यू हमारी एटलीस्ट 3 तो है ही, तो दो एजेस तो हमें मिलेंगे ही। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एज को उठाते हैं, इंट ए एज 0 के लिए काम करते हैं, 0 ऑफ 0 एंड इंट बी इज इक्वल्स टू एज 0 1। ठीक है, और दो वेरिएबल्स लेते हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू एज 1 कॉमा 0 और इंट डी इज इक्वल्स टू एज 1 कॉमा 1। इफ हमारा ए जो है इक्वल्स टू सी है, या फिर हमारा बी इक्वल्स टू सी है, जो भी है, एक मिनट, इसको ना टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं, रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा है, इन दोनों में से कुछ भी है, सी अगर बराबर आता है तो सी को रिटर्न कर दो, नहीं तो हमें पता ही है डी है हमारा आंसर। रन करके देखते हैं। ओके, वी गॉट एन एरर। ओके, द नेम इज एजेस, लेट्स चेंज इट। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सक्सेसफुली सबमिटेड। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, इजी मार्क प्रॉब्लम था, वन शॉट में सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, प्रॉब्लम लीड कोड से आ रहा है, 841 कीज एंड रूम्स, मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, देयर आर एन रूम्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। हमें एन रूम गिवन है और उसकी लेबलिंग की है 0 से n-1 तक, एंड ऑल द रूम्स आर लॉग्ड एक्सेप्ट फॉर रूम 0। रूम 0 के अलावा बाकी सारे रूम लॉग्ड है। योर गोल इज टू विजिट ऑल द रूम्स। हमारा गोल क्या है, सारे ही रूम्स को विजिट करना। However, you cannot enter a locked room without having it key। अगर आपके पास किसी लॉक्ड रूम की की नहीं है तो आप उस रूम पे एंटर नहीं कर सकते। When you visit a room, you may find a set of distinct key। जब भी आप किसी रूम को विजिट करते हो तो आपको कुछ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कीज मिलेगी, मतलब कोई भी सेम रिपीटेड की नहीं होगी। ईच की हैज अ नंबर ऑन इट। हर की के पास अपना एक नंबर होगा जो कि क्या डिनोट करेगा, डिनोटिंग विच रूम इट अनलॉक्स, किस रूम को ये अनलॉक कर सकता है। एंड यू कैन टेक ऑल ऑफ देम विथ यू। अब वो सारी कीज को अपने साथ रख सकते हो ताकि आप टू अनलॉक द अदर रूम्स, ताकि आप दूसरे रूम्स को अनलॉक कर सको। गिवन अ array of rooms where room I is a set of keys that you can obtain if you visit room I। अगर आप रूम आई को विजिट करते हो देन जो भी रूम आई पे कीज पड़ी होंगी उन सबको आप यूज कर सकते हो, और रिटर्न ट्रू करना है इफ यू कैन विजिट ऑल द रूम्स, और फॉल्स अगर आप सारे रूम्स को विजिट कर पा रहे हो देन यू आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू, इफ नॉट देन यू आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो भी गिवन है, लीड कोड से आया है। दिस इज रूम 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। काम करते हैं, यहाँ पे रूम्स बना लेते हैं, फिर उसकी लेबलिंग कर देंगे। सो यहाँ पे 4 रूम्स हैं टोटल। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब इनके पास कौन कौन सी कीज है वो लिख देते हैं। 0 के पास 1 रूम की की है, 1 के पास सेकेंड रूम की की है, 2 के पास थर्ड रूम की की है, और थर्ड रूम के पास कोई भी की नहीं है। अब मुझे क्या बोला गया है कि मैं फर्स्ट रूम में एंटर कर सकती हूँ, मतलब 0th रूम में एंटर कर सकती हूँ क्योंकि वो अनलॉक्ड है। जब मैं इसमें जाती हूँ तो मुझे एक की मिलती है जो कि फर्स्ट रूम की है, फर्स्ट रूम की है। अब मैं इस फर्स्ट रूम की से फर्स्ट रूम पे भी जा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसकी की मुझे मिल गई उस रूम को मैं अनलॉक कर सकती हूँ। फिर जब मैं फर्स्ट रूम में गई तो मुझे सेकंड रूम की मिली है, ठीक है। अब मैं इस सेकंड रूम की से सेकंड रूम पे गई, ठीक है। अब इस सेकंड रूम की से मेरे को सेकंड रूम पे मुझे थर्ड रूम की मिली है, ठीक है। मैं यहाँ से थर्ड रूम पे भी चली गई।
जब मैं थर्ड पे पहुंची तो मेरे पास वहां पर कोई भी की नहीं मिली, मुझे वहां पे कोई भी की नहीं मिली है। अब इसके बाद कोई रूम भी नहीं बच रहा है, तो क्या मैंने सारे ही रूम्स को विजिट कर लिया? यस, यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अगर हम सारे रूम्स को विजिट कर पा रहे हैं जो भी गिवन कीज है उससे, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि फिर से कुछ रूम्स बना लेते हैं। दिस इज रूम 0, दिस इज रूम 1, रूम 2, रूम 3। कौन कौन सी कीज है? सबसे पहले इसके पास 1, 3, 1 और 3 दोनों रूम की कीज है। 3, 0, 1, ठीक है। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। लेबलिंग करते हैं 0, 1, 2, 3। तो मैं 1 से, मेरे पास जब मेरे को फर्स्ट रूम तो अनलॉक्ड मिला है, तो यहाँ से मैं कौन कौन से रूम की कीज को गैदर करती हूँ? यहाँ से मैं 1 और 3 रूम की कीज को गैदर करती हूँ। मैं फर्स्ट रूम में जा सकती हूँ, मैं थर्ड रूम में जा सकती हूँ। सपोज करो आई एम गोइंग टू फर्स्ट रूम। अगर मैं फर्स्ट रूम में जाती हूँ, फिर मुझे कुछ कीज मिलती है विच इज 3, 0, 1, ठीक है। तो इनमें से कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं मेरा, क्योंकि थर्ड रूम की की तो मेरे पास ऑलरेडी थी। फर्स्ट रूम की से मैं यहाँ तक आई हूँ, तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 0th रूम को मैं ऑलरेडी विजिट करके आ चुकी हूँ, तो उससे भी कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। फर्स्ट रूम में अगर आते हैं हम 0 से तो कुछ हो नहीं रहा। अब हम थर्ड रूम में डायरेक्टली जाते हैं। थर्ड रूम में आ गए। थर्ड रूम से हमें 0th की मिल रही है, तो 0th का तो हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, ठीक है। तो हम जा ही नहीं पा रहे कहीं। 0th रूम से 1 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 3 से फिर हम वापस 0 पे ही आ जाएंगे, और 1 से हम 0 पे, 3 पे, 1 पे ही जा सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से, किसी भी पॉसिबल तरीके से इस रूम को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे क्या? फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब इसको किस तरीके से समझना है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। ये कुछ ग्राफ की तरह नहीं लग रहा? कि मान लो इसी को ग्राफ के फॉर्म में अगर मैं दिखाऊं, मेरे पास 0th रूम है ये। इसके जो जो नेबर्स है ना, जैसे कि एक नेबर है 1, एक नेबर है 3। अगर 0 पे मुझे 1 और 3 की कीज मिल रही है, तो क्या मैं 0 से 1 पे जा सकती हूँ ना, और 0 से 3 पे जा सकती हूँ। वही चीज मैं यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब वैसे ही जब मैं आती हूँ 1 पे, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब 1 से मैं कहाँ कहाँ पे जा पा रही हूँ? 1 से मैं 0 पे जा सकती हूँ, 1 से मैं 3 पे जा सकती हूँ, और 1 से मैं अपने आप पे जा सकती हूँ, सेल्फ लूप। और जब मैं 2 पे आती हूँ, तो 2 से मेरे को किसकी की मिलेगी? 2 की ही की मिलेगी। तो दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ लूप। 0 से 3 से मैं कहाँ जा सकती हूँ? 1 पे जा सकती हूँ, तो 3 से मैं 1 पे जा पा रही हूँ। बट 1 से मैं 3 पे भी जा पा रही हूँ, हाँ। इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। अब यहाँ एक बात बताओ, इस ग्राफ से इस ग्राफ से क्या मैं कभी यहाँ तक पहुंच पाऊंगी इस नोड पे? नहीं पहुंच पाऊंगी। दैट्स व्हाट वी हैव टू रिटर्न। व्हाट वी विल डू, जब भी हम किसी पर्टिकुलर रूम पे आए हैं, उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें विजिटेड मार्क करेंगे। विजिटेड मार्क करेंगे। अगर हमारा विजिटेड n-1, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होने वाले हैं? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इट इज गोइंग टू बी n रूम्स। अगर हमारा जो विजिटेड का साइज है ना, वो n के बराबर हो जाता है, n के बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमने सारे ही रूम्स को विजिट कर लिया। बट अगर हमारा साइज कम रह जाता है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि हम किसी भी तरीके से सारे रूम्स को विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीएफएस ही लगाएंगे। डीएफएस, एक ही बार डीएफएस लगेगा, उसमें हम चेक कर लेंगे कि
कौन कौन से नोड्स को, कौन कौन से रूम्स को हम विजिट कर पा रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन गिवन है ये बेसिकली हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में गिवन है। कैसे, हमें क्या बताया गया है, कौन कौन से जीरो के नेबर्स हैं, 1 और 3 है। 1 के नेबर्स कौन है, 3 और 0 है। और 2 के नेबर्स है सिर्फ 2। 3 का नेबर है 0। तो बेसिकली हमें नेबर्स बताए गए हैं और ये एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हमें गिवन है। तो एक एक काम करते हैं, कोडिंग स्क्रीन पे आता है और उसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक और चीज, जब मैं 1 पर आती हूँ और मैंने किसी पर्टिकुलर नोड को विजिट कर रखा है, तो क्या मुझे उसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत है, विजिटेड में कुछ ऐड करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो अब कोडिंग स्क्रीन पे आता है। सो इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, हमें कॉल हम एक सेट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे ऑफ इंटीजर विजिटेड नाम से। ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड dfs, जो कि क्या करेगा, विजिट करेगा सारे ही नोड्स को। और अगर हमारा विजिटेड का जो भी साइज है, विजिटेड विजिटेड डॉट साइज, अगर हमारा इक्वल्स टू क्या आया, डॉट साइज के रूम्स डॉट साइज के, अगर ऐसा ट्रू है तो वी विल बी रिटर्निंग ट्रू, otherwise it is going to be false, and this is be the return condition। इसको ब्रैकेट में देते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे मैंने। अब डीएफएस का कॉल होगा। डीएफएस में हम क्या क्या पास कर रहे होंगे, अपना रूम पास कर रहे होंगे, रूम्स जो भी है, और ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। एक एक करके क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर रूम पे अगर हम आते हैं उसका सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, उसको विजिटेड में ऐड कर रहे होंगे। तो विजिटेड डॉट इंसर्ट, उस 0 को इंसर्ट कर दिया, मतलब जो भी, एक हमें आई वेरिएबल भी लेना चाहिए। या फिर काम चल जाएगा, अभी देखते हैं, आई लेके देखते हैं। आई इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो भी इसके नेबर्स हैं उनको विजिट किया, ऑटो एंड नेबर, वही नेबर्स को हम इंसर्ट करेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, या फिर उससे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो रूम्स एक एक करके नेबर्स हमें देगा। ये तो हमें एक वेक्टर देगा ना, सबसे पहले कौन कौन से नेबर है उसका वेक्टर देगा, फिर उसके बाद उस वेक्टर में से एक एक करके हम नेबर्स को उठा रहे होंगे। और एक और तरीका है इसको करने का, हम इसको डायरेक्टली रूम्स ऑफ आई कर देते हैं, एंड इफ नॉट विजिटेड डॉट काउंट, किस चीज़ का काउंट देख रहे हैं हम इसमें, नेबर का, अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा से डीएफएस का कॉल करो। डीएफएस का कॉल किया किसके लिए, रूम्स एज इट इज, इस नेबर के लिए, एंड या वी आर डन। और इसको एक और तरीके से कर देते हैं, इसको ना इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन इशू, दिस इज गोइंग टू बी 0, रन करो, सबमिट करके देखते हैं। Successfully submitted. So this is the solution for problem number 841, keys and rooms। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा आ रहा है वो लीड कोड से आ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 133, क्लोन ग्राफ।
हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी है जो लिंक लिस्ट को क्लोन करने के लिए, बाइनरी ट्री को क्लोन करने के लिए, मतलब हम ये क्लोन वाला कंसेप्ट देखते हुए आए हैं अभी तक। क्या बोल रहा है इस क्लोन ग्राफ के प्रॉब्लम में? सबसे पहले वो देखते हैं, गिवन अ रेफरेंस ऑफ द नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शंस नहीं गिवन है बट कनेक्शंस गिवन है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है एनी टू नोड्स के बीच में। रिटर्न अ डीप कॉपी, तो हमें डीप कॉपी रिटर्न करनी है विच मीन्स क्लोन ऑफ द ग्राफ, where each node in the graph contains a value which is integer and list node of its neighbor। ठीक है, तो हर नोड जो भी ग्राफ के अंदर है उसके पास दो प्रॉपर्टीज होने वाली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी नेबर। उसके जितने भी नेबर्स होंगे वो हमें गिवन होंगे। हमें ग्राफ को क्लोन करना है और टेस्ट केस फॉर्मेट दिया। फॉर सिंप्लिसिटी ईच नोड वैल्यू इज द सेम as the node index 1। For example, the first node with value equals to 1 and the second node with value equals to 2 and so on। The graph is represented in a test case using a adjacency list। adjacency list का मतलब हमें जो भी neighbors हैं वो दिए हुए हैं, वेक्टर के फॉर्म में आ रहे होंगे हमारे पास जितने भी नेबर्स होंगे, पर्टिकुलरली 1 के लिए, 0 के लिए, या फिर जो भी है। एडजेसेंसी लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट used to represent a finite graph। Each list describes the set of neighbors of a node, the graph। The given node will always be first node with value equals to 1। You must return the copy of the given node as the reference to the cloned graph। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं इस ग्राफ को क्लोन कर रही हूँ, यू कांट रिटर्न द सेम ग्राफ। अगर मैं सेम ग्राफ को रिटर्न कर दूंगी, सो वी कांट रिटर्न द सेम ग्राफ। क्यों? क्योंकि जब डीप कॉपी बनाने के लिए बोला गया है तो वो लोग चेक करेंगे, इस टेस्ट केस में उन्होंने एड्रेसेस को चेक करना है, एड्रेसेस को ट्रैक करेंगे कि जो एड्रेस आपका आंसर रिटर्न करने वाला है वो एड्रेस सेम तो नहीं है। अगर वो सेम है दैट मीन्स आप सेम ग्राफ रिटर्न कर रहे हो। और क्या केस, और क्या चीजें बोली गई है? या तो आप क्या करो, द नोड्स वर क्लोन्ड बट द ग्राफ इज मेस्ड अप, डजंट हैव द सेम कनेक्शन। जैसे कि यहाँ पे ये वाला ग्राफ था, ओरिजिनली ग्राफ ये था, और चेंजेस करने के बाद जब आपने क्लोन किया तो उसके जो कनेक्शंस हैं उनको आपने उल्टा सीधा कर दिया। जैसे 1 के साथ 4 का कर दिया और 1 के साथ 3 का कर दिया। जैसे 1 के साथ 2 का था बट यू चेंज इट टू 1 के साथ 3। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। करना क्या है? इट लुक्स लाइक अ क्लोन, द नोड आर न्यू, ग्राफ लुक्स द सेम। ग्राफ बिल्कुल न्यू लगना चाहिए, मतलब कि नए नोड्स होने चाहिए, मतलब एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। जो भी अभी अभी जैसे जिस भी मेमोरी में ये स्टोर्ड है 1, उसका वही मेमोरी रिटर्न नहीं होना चाहिए। इसका एक कंसेप्ट है डीप कॉपी और शैलो कॉपी। उसको सबसे पहले नोटपैड पे समझते हैं कि किस तरीके से वो होता है। जो डीप कॉपी होती है, डीप कॉपी का सिंपली मतलब ये है कि आपने, मान लो कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिस डेटा, इसके अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर कराई 5। अब अगर मुझे इसका एड्रेस चाहिए, अगर मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंटर बनाऊंगी, इंट स्टार ptr, एंड स्टैंड्स फॉर द एड्रेस। एड्रेस करने के लिए, एड्रेस पाने के लिए हम एंड यूज करते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंटर बनाया जो कि क्या करेगा, ये बेसिकली करता पता है क्या है, ये इंटरनली 5 जो है उसको एलोकेट कर देता है मेमोरी के अंदर। जब ये 5 एलोकेट करता है ना मेमोरी के अंदर, तो इसका कुछ एड्रेस होता है, कुछ एड्रेस होता है, कुछ एड्रेस होता है। अब जब मैं ये पीटीआर एक पॉइंटर बनाती हूँ, जब मैं एक पॉइंटर बनाती हूँ तो वो पॉइंटर क्या करता है ना, वो इस एड्रेस को पॉइंट करता है, वो इस एड्रेस को पॉइंट करता है। डीप कॉपी का कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी मेरे पास कुछ ऐसा डेटा बने तो आप क्या करो, आप एक न्यू डेटा बनाओ जिसका वैल्यू कितना हो, 5 ही वैल्यू हो।
मतलब कि आप मेमोरी में जाओ, एक नया स्पेस लो, उसका कुछ दूसरा ही एड्रेस होगा, बट उसका वैल्यू उसकी तरह सेम ही होगा। ये दोनों जो एड्रेस होते हैं ना डीप कॉपी से, वो डिफरेंट होते हैं। बट अगर मैं शैलो कॉपी की बात करूं, दूसरा पेन लेते हैं, शैलो कॉपी की बात करूं, उस केस में ये जो एड्रेस रहता है ना वो सेम रहता है। जस्ट जब भी हम एक पॉइंटर बना रहे होते हैं, वो जो पॉइंटर है वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा लगता है। जैसे ये PTR 1 हो गया और ये PTR 2 हो गया। थोड़ा और इजी बनाए इसको, रियल लाइफ एग्जांपल से समझने का ट्राई करें तो मान लो कि दो बैग्स हैं, मतलब एक ही बैग है। पहले तो B1 मतलब बैग 1 है, इसका एक हैंडल यहाँ पे है, एक हैंडल यहाँ पे है, दो बैग्स हैं। मान लो कि क्या है, दो बैग्स हैं, है ना, बैग 1। और जो ये बैग 1 है ना, मैं क्या कह रही हूँ किसी एक पर्सन को कि तुम इस बैग 1 को यूज करो, और दूसरे पर्सन को भी मैं यही बोल रही हूँ कि तुम इस बैग 1 को यूज करो। तो एक हैंडल जो बैग का होगा ना, वो पर्सन 1 पकड़ लेगा, दूसरा जो बैग का हैंडल होगा ना वो पर्सन 2 पकड़ लेगा। और जब मैं, ये तो चीज हो गई शैलो कॉपी की बात, ये दोनों पर्सन सेम बैग को ही पिक कर रहे हैं। बट जब मैं बात करती हूँ डीप कॉपी की, तो डीप कॉपी क्या कहता है, मेरे पास बैग 1 है, बहुत सुंदर सा है, मैं क्या करूंगी, एक नया बैग बनाऊंगी जो कि सिमिलर होगा, जस्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम डिजाइन वगैरह सब सेम होगा। एंड इसके लिए एक डिफरेंट पर्सन होगा, इसके लिए एक डिफरेंट पर्सन होगा। ये पर्सन कुछ नहीं, पॉइंटर्स ही है। ये न्यू मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और ये शैलो कॉपी हमारा सेम मेमोरी को ही पॉइंट करता है। तो हमें बोला गया है न्यू मेमोरी क्रिएट करने के लिए, तो हमारे जो एड्रेस होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब भी हम नोट्स बना रहे हैं, जब भी हम नोट बना रहे हैं, कुछ ग्राफ तो गिवन होगा, एक ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्राफ लेके आते हैं एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोड है 0 नोड, और एक नोड है 1, और ये 3 अनडायरेक्टेड है, और एक ये 1 पे, एक 2 पे, दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को क्लोन करना है। अब मुझे इस ग्राफ को क्लोन करना है, क्लोन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके नेबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमें कहाँ से मिल रहे थे, जो हमारा नोड था उसके पास दो चीजें थी, एक तो वैल्यू और एक था क्या, नेबर्स। दो चीजें थी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जब भी मैं 0 पे आती हूँ तो ये नोड ना बनाऊंगी, क्योंकि हमें एक नया बनाना है ना पूरा ग्राफ। तो जो भी फर्स्ट नोड मेरे पास है उसको पहले बना लिया मैंने। कैसे बनेगा, एक एड्रेस असाइन कर दूंगी मेमोरी में, जिस पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब इसके जो नेबर्स होने वाले हैं वो कौन कौन होने वाले हैं, इसके नेबर्स कौन कौन है, एक तो 1 है 0 का नेबर, एक नेबर है 3। तो ये 1 और 3, जब मैं इनके नेबर्स पे जाऊंगी तो मैं चेक करूंगी क्या ये नेबर्स ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर बना लूंगी, जो कि किस टाइप का होगा, इस नोड टाइप का ही होगा, जिसमें सिर्फ एड्रेसेस स्टोर्ड होंगे। नोड टाइप का ही होगा जिसमें एड्रेसेस स्टोर होंगे कि कौन सा जो नोड है वो बन चुका है अभी तक। इसमें बस हम ये ट्रैक करके रखेंगे कि कौन सा, स्टार्टिंग में सारे ही नोड्स पे नल रहेगा, कोई भी नोड नहीं बना है। जैसे ही हम किसी नोड को बना लेते हैं तो वहां पे हम उसका पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 से 1 का एज है, तो 0 1 का नेबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चेक करना पड़ेगा अपने वेक्टर में कि क्या 1 बना हुआ है। तो यहाँ पे देखती हूँ, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 0 1 2 3 4, तो मैंने देखा यहाँ पे नल पड़ा है, मतलब नहीं बना है। तो एक काम करो, पहले बनाओ, बनाओ
बनाने के बाद क्या करो, अब 0 के नेबर में इसका एड्रेस डाल दो। तो 0 जो नोड है, 0 नोड है, वैल्यू तो उसको पता ही है क्या है, बट इसके जो नेबर में मैं क्या ऐड कर दूंगी, जो भी एड्रेस होगा किसका, 1 का, उसको एड्रेस को डाल दूंगी। एंड फिर मैं सेकंड नेबर पे आऊंगी। सेकंड नेबर को देखा मैंने कि ये भी नहीं बना हुआ है, इस पे भी नल पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक मेमोरी असाइन करेंगे। मेमोरी में वहां पे 3 स्टोर कराएंगे। 3 स्टोर कराने के बाद जो भी एड्रेस बनेगा, डीप कॉपी बना है, हर नोड का क्या बन रहा है, डीप कॉपी बन रहा है, तो हम उसका जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। एड्रेस स्टोर हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके नेबर में उसको ऐड कर दोगे। जो भी एड्रेस बन के आया है उस एड्रेस को हम इसके नेबर में ऐड कर देंगे। क्योंकि 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 जो हमारा नोड का जो नेबर वेक्टर है ना, नेबर वेक्टर, वो पता है किस टाइप का है, वो नोड स्टार टाइप का है। नोड स्टार मतलब इसमें एड्रेस स्टोर्ड है नोड के, तो इसीलिए हम 1 और 3 का जो भी एड्रेस बनाएगा या फिर एग्जिस्ट करता है, तो उसी एड्रेस को हम यहाँ पे नेबर्स में स्टोर कर रहे होंगे। फिर ये दोनों जब कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके 1 के नेबर कौन कौन है, एक है 2, एक क्या है 3, दो नेबर्स है 1 के भी। 2 बना हुआ नहीं है, 2 को बनाएंगे, बनाने के बाद 1 के नेबर में 2 को ऐड कर देंगे। आई एम शोइंग गाइस, डायरेक्शंस नहीं है इसमें, अनडायरेक्टेड है। इसको चेंज करते हैं, इट इज अनडायरेक्टेड, इट इज अनडायरेक्टेड। 1 में ऐड कर दिया, उसके बाद 3 देखा कि 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 के नेबर में 3 के एड्रेस को डाल देंगे। और फिर हम 2 पर आ गए, जब हमारे दोनों नेबर्स कंप्लीट हो गए। और 1 के नेबर में 0 को भी डाल देंगे, क्योंकि वन ऑफ द नेबर इज 0 ऑल्सो। तो हमने तीनों को विजिट कर लिया। अब जब हम 2 पे आते हैं, तो 2 के नेबर कौन कौन है, एक 3 है, एक 1 है। 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम 2 के नेबर में 3 का एड्रेस और 2 के नेबर में 1 का एड्रेस दोनों को डाल देंगे। इस टाइम पे हम एक और चीज कर सकते हैं, अगर 2 से 3 की एज एग्जिस्ट करती है, तो 3 से 2 की भी एज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो ये काम भी हम साथ के साथ करते रहेंगे, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर। इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोड करने के लिए हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाएंगे, इसको, इसका टाइप होगा नोड स्टार, क्योंकि हम नोड के एड्रेसेस को इसमें बेसिकली स्टोर कर रहे होंगे। और इसको नाम देंगे कीपर, जो कि क्या कीप करके रखेगा, सारे एड्रेसेस कौन कौन ट्रैक करके रखेगा बेसिकली, कि कौन कौन से नोड्स अभी तक बन चुके हैं, और उनका एड्रेस को अपने पास संभाल कर रखेगा, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, इफ हमारा जो नोड है वो इक्वल्स टू नल है। अगर मान लो कि मेरे को कोई एक नोड दिया है, वो स्टार्टिंग में ही नल है, तो मुझे क्या क्लोन करना है, कुछ क्लोन करना ही नहीं है, उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे नल को। नेक्स्ट, जो भी नोड गिवन है, सबसे पहले इसको क्लोन करते हैं, नोड स्टार क्लोन। जब हमने इसको क्लोन कर लिया, क्लोन कैसे करेंगे, न्यू, न्यू में न्यू नोड, जो भी नोड का क्या है वैल्यू है उसको भेजते हैं, ठीक है। ये वैल्यू ही ले रहा है, इट इज वैल्यू, ठीक है। अब जो इसका साइज है, कीपर का साइज कितना होने वाला है, वी हैव गिवन कितने नंबर ऑफ नोट्स हो सकते हैं, 100 नोट्स हो सकते हैं, तो इसको रीसाइज कर लेते हैं। कीपर डॉट रीसाइज 115, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं, एंड नल से इनिशियलाइज करेंगे। अभी के लिए जितने भी नोड्स हैं वो कोई इनमें से कोई भी नहीं बना है। जब हमारा ये वाला पहला वाला क्लोन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, कीपर में इसको स्टोर करा के रख देते हैं। तो क्या करेंगे, कीपर के कीपर के क्लोन
वैल्यू पर, जो भी वैल्यू अभी तक क्लोन हुई है उस पर आप क्या करो, क्लोन जो भी है, क्लोन क्या है, एक एड्रेस है, उसको स्टोर करके रख दो। फिर हम अपना डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस में हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, नोड पास करेंगे और जो भी क्लोन नोड है उसको पास करेंगे। पास करने के बाद लास्ट में जब हमारा पूरा क्लोन तैयार हो जाएगा तो हम रिटर्न कर रहे होंगे क्लोन को। उससे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं डीएफएस, वॉइड टाइप का डीएफएस। इसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा होगा, हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल ग्राफ का नोड आ रहा होगा ना, तो इसको नाम देते हो ओरिजिनल, और ये हमारा क्लोन वाला ग्राफ का है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पहुंच गए, हम एक एक करके ये जो भी ओरिजिनल के नेबर्स हैं उनको आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के बाद देखेंगे कि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं। क्रिएटेड है तब हमें क्या करना है, जब क्रिएटेड नहीं है तब हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें डिफाइन करनी है। तो फॉर ऑटो एंड नेबर, किसके नेबर, ओरिजिनल के। ओरिजिनल के नेबर कैसे मिलेंगे मेरे को, ओरिजिनल के नेबर which is going to be this neighbors। ठीक है, एक एक करके सारे नेबर्स पे आओ, चेक करो इफ हमारा जो कीपर है, कीपर ऑफ दिस ओरिज, जो भी नेबर आया है, नेबर का जो भी वैल्यू है वो क्या है, इक्वल्स टू नल पड़ा है। बेसिकली नेबर का जो भी वैल्यू है अगर वो नल पड़ा है, उस केस में हमें क्या करना है, नोड स्टार क्लोन करेंगे। इसको हम नाम देते हैं न्यू क्लोन। न्यू नोड में हम किसका क्या क्लोन बनेगा, नेबर का वैल्यू, नेबर का जो भी वैल्यू होगा वो क्लोन बनेगा। साथ के साथ जब हमने ये क्रिएट कर लिया तो हम इसकी एंट्री भी कर देते हैं कि हमने इसका एड्रेस तैयार कर लिया है। तो कीपर ऑफ नेबर के वैल्यू पे, इस पे हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमने न्यू क्लोन बनाया है उसको, इक्वल्स टू न्यू क्लोन। और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, लास्ट में हमें पुश बैक भी करना है, रिमेंबर पुश बैक भी करना है। जब भी हम किसी एज पर आते हैं, जब भी हमें पता चलता है कि ये इसका नेबर है, तो उसके नेबर में हम उसको ऐड भी करना होगा। तो क्लोन के जो हमारा ऊपर से क्लोन आया था उसके नेबर पे, उसके नेबर्स पे हमें क्या करना है, डॉट पुश बैक करना है। किसको, जो भी हमने न्यू क्लोन बनाया है उसको, न्यू क्लोन को। इतना हो गया। अगर हमारा कीपर नल नहीं है तो उस केस में हमें ऑपोजिट चीज करनी है। क्या, कि जो भी हमारी नेबर्स में तो ऐड करना ही है, बट कीपर पे जो भी एड्रेस पड़ा है किसका होगा, वो नेबर का जो भी वैल्यू है उसका, उसको हम इसमें क्लोन में पुश करा देंगे। एंड आई गेस दिस इज इनफ। रन करके देखते हैं, कुछ चेंजेस करने होंगे, फर्दर चेक करेंगे। ओके, you must return a copy of all the nodes in the original graph। क्या कॉपी नहीं हुआ, रिटर्न अ कॉपी ऑफ ऑल द नोट इन द ओरिजिनल ग्राफ। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अच्छा, कुछ कुछ हम चीज़ें गलत कर रहे हैं। क्या गलत किया है, ओह माय गॉड, बहुत स्मॉल मिस्टेक, रिकर्जन तो कॉल ही नहीं हुआ। अब ओरिजिनल क्या होगा, हमारा जो भी नेबर आया है वो, और जो हमने न्यू क्लोन किया है वो हमारा क्लोन। हम रन करके देखते हैं। ओके, सबमिटेड, सबमिट कर देते हैं। Yeah, successfully submitted. So this was the solution for clone graph problem number 133.
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अब हमें एक टॉपिक समझना है जिसका नाम है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या कहता है ये टॉपिक? ये टॉपिक कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ, लेट मी ड्रॉ इट। अगर मुझे ये ग्राफ गिवन है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, जितने भी वर्टिसेस हैं इसमें, जितने भी वर्टिसेस इसमें, उनमें से कोई भी दो, कोई भी दो वर्टेक्स को अगर मैं पिक करूं तो उन दोनों के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो किसी पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है। अब जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इस नोड को पिक करती हूँ, सॉरी, इस नोड को अगर मैं पिक करती हूँ और इस नोड को पिक करती हूँ, तो क्या यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कोई वे है, कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जैसे यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे पहुंच गई, तो देयर इज अ पाथ। इस नोड से इस नोड तक का चेक करते क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, एंड वी आर रीच्ड। इस नोड से इस नोड का, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और डायरेक्टली यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो कोई भी दो नोड अगर मैं पिक करती हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो उसका एक कनेक्शन प्रेजेंट होता ही होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट। जब हमारा क्या हो, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स का पाथ एग्जिस्ट करता हो, तो अगर मैं कोई भी दो वर्टेक्सेस को पिक करूं और उनके बीच में अगर पाथ एग्जिस्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो हमारा किसी एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट के पार्ट होते हैं। अगर कभी भी दो वर्टिसेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये बोलते हैं कि वो दोनों दूसरे एक डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट के पार्ट हैं। अब जैसे कि इसी ग्राफ को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट क्या होने वाला है, एक पार्ट है ये, और एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है ये। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस नोड से लेके इस नोड तक का कोई पाथ बता दो, तो कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट मीन्स these two vertices lie in two different connected components। तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कनेक्टेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं? दो कनेक्टेड कंपोनेंट। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगी तो देयर इज विल बी ओनली वन। दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ, ये पूरा ग्राफ ही है, बट इसमें जो कनेक्टेड कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज टू, दैट इज टू। और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली किस तरीके से हम कनेक्टेड कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट कनेक्टेड कंपोनेंट, हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम डीएफएस से कैलकुलेट कर लें, या फिर हम बीएफएस से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो मान लो मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ। दिस इज ऑफ 0 1 2 3 5 6, okay, this is 4, this is 3। किस तरीके से कनेक्टेड कंपोनेंट को कैलकुलेट किया जाता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड से डीएफएस को स्टार्ट करूं, इसको चलो ले लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करूं, ट्रेवर्स करना, डीएफएस चलाना यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो कितने नोड्स को मैं कवर कर पा रही हूँ?
इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लूंगी, इसको भी कवर कर लूंगी, इसको भी कवर कर लूंगी। सारे ही नोड्स को मैं क्या कर लूंगी, कवर कर लूंगी। सारे ही नोड्स को मैं कवर कर लूंगी। ठीक है। जब मैंने सारे ही नोड्स को कवर कर लिया तो मैं एक ना, जितनी बार मैं डीएफएस इस पर्टिकुलर, किस पे, इस पर्टिकुलर, मैं सारे ही नोड्स पे, सारे ही वर्टिसेस पे जाऊंगी और डीएफएस लगाने का ट्राई करूंगी। अगर वो अभी तक मेरे विजिट नहीं हुए हैं, अगर वो अभी तक मेरे विजिट नहीं हुए हैं तो डीएफएस कॉल हो जाएगा। अगर वो मेरे विजिट हो गए हैं देन डीएफएस कॉल नहीं होगा। तो जितनी बार भी मैं डीएफएस को कॉल करूंगी उतने ही मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि फिर से यही ग्राफ बनाते हैं। अब इसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझा जा सकता है। देखो, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, देयर आर टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इस सिनेरियो में मैं तुमसे ये बोल रही हूँ कि यहाँ से डीएफएस चलना चालू करो। 0 ठीक है, 1 ठीक है, 3 ठीक है, 4 भी ठीक है। हमने इन चारों ही वर्टिसेस को क्या किया, विजिट कर लिया। अब विजिट करने के बाद मैं तुमसे ये कहूँ, मैं फिर से यहाँ से डीएफएस चलाना चाहती हूँ, लेकिन डीएफएस तभी चलाना जब ये विजिटेड ना हो। ठीक है, जब ये विजिटेड ना हो तभी ये मुझे डीएफएस चलाना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरा 2 है ना वो विजिटेड नहीं है, तो दोबारा डीएफएस कॉल होगी, क्योंकि मैं लाइन वाइज जितने भी वर्टिसेस हैं 0 1 2 3 सब से डीएफएस चलाने का ट्राई करूंगी। और डीएफएस उन्हीं से चलेगा जिनको अभी तक मैंने विजिट नहीं किया है। तो अगर पहली बार जब डीएफएस चलेगा तब ये चारों नोड्स विजिट हो जाएंगे। जब दूसरी बार डीएफएस चलेगा तो ये 3 नोड विजिट हो जाएंगे। तो कितनी डीएफएस कॉल्स हुए, देयर विल बी ओनली 2 डीएफएस कॉल्स। 2 डीएफएस कॉल हमने करा, तब जाके क्या हुआ, हमें पता चल गया कि इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। देयर विल बी 2 कनेक्टेड कंपोनेंट व्हिच एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। इसका एक और अप्रोच है जिसमें हम डीएसयू का यूज करते हैं, डिसजॉइंट यूनियन सेट, डिसजॉइंट सेट यूनियन। उसके अंदर भी हम कनेक्टेड कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो भी देखेंगे, ये आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए डीएफएस इज द बेस्ट वे जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स को। सो या अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं 1034 कलरिंग अ बॉर्डर, मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड। आपको एक m क्रॉस n का इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड गिवन है। 3 इंटीजर्स गिवन है, रो कॉलम एंड कलर। ईच वैल्यू इन द ग्रिड रिप्रेजेंट द कलर ऑफ द ग्रिड स्क्वायर एट दैट लोकेशन। बेसिकली ये ग्रिड के सेल को स्क्वायर बोल रहे हैं, और पर्टिकुलरली किसी भी ग्रिड का सेल वो रिप्रेजेंट करता है कि उसका कलर क्या है। Two squares are called adjacent if they are next to each other in any four directions. हम दो squares या दो cells को adjacent कब बोलेंगे, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हो, लाइक अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो। हमें पता है अगर किसी भी सेल पर है तो उसके 4 डायरेक्शंस में कौन कौन से सेल एडजेसेंट होंगे। Two squares belong to the same connected component if they have the same color and they are adjacent. Adjacent हमें पता है कौन कौन से सेल्स होते हैं। अब अगर उनका कलर सेम है तब हम उन्हें कहेंगे कि वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, में है। ठीक है। The border of the connected component is all the squares in the connected component that are either adjacent to a square not in the component, or on the boundary of the grid, the first or the last row or column. क्या कहने का मतलब है, हम डिफाइन कर रहे हैं कनेक्टेड कंपोनेंट की जो भी बाउंड्री होने वाली है वो क्या रहने वाली है। अगर कोई भी सेल पर्टिकुलरली किसी कनेक्टेड कंपोनेंट में आता है और उसका जो रो है वो फर्स्ट रो है, या फिर लास्ट रो पे है, या फिर फर्स्ट कॉलम पे है, या फिर लास्ट कॉलम पे है, तो वो सेल कनेक्टेड जिस भी कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट होगा वो उसका बाउंड्री सेल है। ठीक है। और अगर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके एडजेसेंट कलर सेम नहीं है उन्हें भी हम बाउंड्री सेल बोलेंगे। ठीक है। You should color the border of the connected component that contain the square grid
रो कॉलम विद द कलर, रिटर्न द फाइनल ग्रिड। तो हमें किनको कलर करना है, बॉर्डर ऑफ द ग्रिड को कलर करना है, मतलब किसी कनेक्टेड कंपोनेंट से स्टार्ट कर कर उसके जितने भी बाउंड्री सेल्स हैं उन सबको एक गिवन कलर में कलर करना है एंड फाइनली हमें ग्रिड को रिटर्न करना है। मैंने ना एक ग्रिड ड्रॉ किया हुआ है, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम कलर करने वाले हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक ग्रिड ड्रॉ किया है, इसमें मैं बताती हूँ कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है। हमने बताया था कि कनेक्टेड कंपोनेंट एक ऐसा स्पेस है किसी भी ग्रिड के अंदर जो कि उन सेल्स से मिलके बना है जिनका जो कलर है वो सेम है और वो एडजेसेंट है एक दूसरे के। ये चीज हमने कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन बताई क्वेश्चन से। अब ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, है ना। सारे ही सेल्स का कलर एक जैसा है, प्लस एडजेसेंट कलर्स क्या है, सेम है, यही चीज। वैसे ही अगर हम एक और कनेक्टेड कंपोनेंट को देखें विच इज दिस, जो कि 2 के कलर से पेंटेड है और ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, दिस होल एरिया इज कवर्ड बाय 2 ओनली। ये अपने में एक कनेक्टेड कंपोनेंट है और ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट है एंड सेम कलर क्या है, तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया और ये भी लास्ट एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है कि बाउंड्री सेल्स को कलर करना है। अब बाउंड्री सेल्स कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जो हमारी लास्ट रो पे टच कर रही है या फिर लास्ट कॉलम पे टच कर रही है या फिर फर्स्ट रो पे टच करती है या फिर फर्स्ट कॉलम पे टच करती है। तो ये हमारी कौन सी सेल, मतलब ये वाला सेल की अगर हम बात करें तो ये किस पे, फर्स्ट रो पे टच करती है, तो इसीलिए ये बाउंड्री सेल है। ये भी एक बाउंड्री सेल है और ये भी एक बाउंड्री सेल है। बाउंड्री सेल वो सेल्स भी होती हैं जिनके एडजेसेंट कलर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बाउंड्री सेल हो गया, ये भी एक बाउंड्री सेल है, ये भी एडजेसेंट कलर वन है ना, तो अलग हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया एक बाउंड्री सेल, ये भी, ये भी और ये और ये। सो ये सारी हमारी बाउंड्री सेल्स है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, पर्टिकुलरली ये जो सेल्स रह गई ना, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसके चारों डायरेक्शंस में जो कलर है ना वो सेम कलर है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, प्लस ये किसी भी बॉर्डर लाइन पे नहीं आता। ये जो सेल है किसी बॉर्डर लाइन पे नहीं आता और इसके चारों डायरेक्शन में जो कलर है वो सेम है। तो ये एक इंटरनल सेल है, किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट का इंटरनल सेल है। और बाकी जो ग्रीन से मैंने मार्क किए, दैट इज द बाउंड्री सेल ऑफ दिस कनेक्टेड कंपोनेंट। अब किस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं कौन से बाउंड्री सेल्स है कौन से इंटरनल सेल्स है। हम ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, हम ना पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट को, जैसे कि हम फ्लड फिल वाला एग्जाम्पल करके आए थे, उसमें हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर रीजन गिवन था, उसको कलर करना होता, चेंज करना था उसका कलर, है ना। उसी तरीके से सेम हम क्या करें, किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट को पूरा न्यू कलर से पेंट करके आ जाए। ठीक है, करने के बाद हम जो भी इंटरनल सेल्स हैं उसके इंडेक्सेस को, उसके इंडिसेस को हम क्या करें, स्टोर कर लें। ठीक है, पहला काम हमने पेंट कर दिया, सेम फ्लड फिल वाला काम कर दिया, फ्लड फिल जैसे हम कर रहे थे, किसी भी रीजन में जाके कलर चेंज करना था, फ्लड फिल लगा दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, इंटरनल सेल्स को मार्क डाउन कर देंगे। कैसे मार्क डाउन करेंगे, अब एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कौन से सेल्स हमारे बाउंड्री सेल्स हैं, अगर मुझे पता है कि कोई कोई भी सेल वो बाउंड्री सेल है कि नहीं, तो अगर उसमें मैं नॉट ऑपरेशन कर दूंगी तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि वो इंटरनल सेल है ना। अगर मैं बाउंड्री सेल के लिए चेक करूंगी कभी भी, जैसे ये बाउंड्री सेल है, मुझे पता कैसे चल रहा है, क्योंकि कोई भी एक 4 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन ऐसी है जो कि डिफरेंट कलर के साथ एडजेसेंट है इससे, साथ के साथ अगर ये किसी बॉर्डर लाइन पे है तो भी एक ये बाउंड्री सेल है। तो इन 2-3 कंडीशंस के बीच से हम पता कर सकते हैं कि कोई बाउंड्री सेल है कि नहीं, और हम उन्हीं कनेक्टेड कंपोनेंट्स में ही आइटरेट करने वाले हैं, है ना। तो हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं, कोई भी सेल अगर बाउंड्री सेल नहीं है तो वो एक इंटरनल सेल है। तो इसके लिए हम इसको स्टोर कर लेंगे, जो भी इसका आई जे आएगा एक वेक्टर के अंदर, वेक्टर ऑफ पेयर बना लेंगे और इन पेयर्स को हम स्टोर कर लेंगे। लास्ट में जब हमारा पूरा कंपोनेंट कलर हो जाएगा तो रिटर्न करते टाइम हम ग्रिड में आइटरेट करेंगे और इन सेल्स के ऊपर हमारा जो भी कलर है प्रीवियस कलर उसको मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है,
सिंपल सी अप्रोच है, इसको फॉलो करना है एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बहुत इजीली कोड कर पाएंगे। अब लीड कोड की स्क्रीन पे आते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे हम अपना फ्लड फिल एल्गोरिथम लगा रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, प्रीवियस कलर मेंटेन कर लेंगे। इंट प्रीवियस कलर, और क्या करना है, हमें एक वेक्टर बनाना है जिसका नाम होगा इंटरनल नाम से, वो पेयर्स को स्टोर करेगा। इंट कॉमा इंट, इसका नाम हम इंटरनल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रीवियस कलर के अंदर अपना क्या स्टोर कर लेते हैं, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रीवियस कलर है विच इज रो कॉलम। अब अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, एक और एज केस कंडीशन थी फ्लड फिल में, अगर तुम्हें याद हो कि अगर हमारा जो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो कलर है गिवन कलर के बराबर हो जाएगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस केस में हम रिटर्न कर रहे होते हैं ग्रिड डायरेक्ट। तो इफ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ हमारा जो प्रीवियस कलर है वो इक्वल्स टू कलर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ग्रिड को रिटर्न कर रहे होंगे। और अपना डीएफएस कॉल करते हैं, डीएफएस ग्रिड रो कॉलम और साथ के साथ जो भी कलर है वो। अब फंक्शन लिख लेते हैं अपना डीएफएस का, डीएफएस जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स जा रहे होंगे। सो रो कॉलम को आई और जे कर लेते हैं, ठीक है। अब बेस केस लगाते हैं कि हम आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चले गए, और जो हमारा फ्लड फिल का बेस केस था उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कलर ही तो करना है बेसिकली कंपोनेंट, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जाकर उसको कलर ही तो करना है। तो दैट इज बेसिक अप्रोच ऑफ फ्लड फिल। तो यही हमें करना है एल्गोरिथम में, फ्लड फिल का ही एल्गोरिथम लगाना है। तो आई अगर हमारा लेस देन जीरो हो गया, या फिर जे लेस देन जीरो हो गया, या फिर एक इंट एम और एन भी बना लेते हैं, इंट एन और एम, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम किससे, इंट एन इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज, और सॉरी इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, ग्लोबली हमने डिफाइन किया ना, तो ये हमारा एम हो गया ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आई हमारा बड़ा हो गया किससे, एन से, या फिर जे हमारा ग्रेटर देन हो गया एम से, ठीक है। या फिर हम जिस सेल पे लैंड किए हैं वो हमारा प्रीवियस सेल के बराबर नहीं है, उसका कलर प्रीवियस सेल के बराबर नहीं है, या तो विजिट हो रखा है या तो वो एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट का डिफरेंट कलर वाला है, तो उस पे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो वहां से हम रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमारी चारों कॉल्स ग्रिड पे, सबसे पहले जो भी ग्रिड पे लैंड करते हैं उसका कलर चेंज करके क्या करना है, कलर करना है। और फिर डीएफएस का कॉल चारों डायरेक्शंस में, डीएफएस यहाँ पर हमारा ग्रिड पास होगा, ग्रिड आई प्लस वन के लिए जे एज इट इज, कलर जाएगा। यहाँ पे भी हम ग्रिड कर रहे होंगे, ग्रिड कॉमा आई माइनस वन जे कलर। अब जे में चेंजेस करेंगे, तो डी एफ एस ऑफ ग्रिड आई एज इट इज जे प्लस वन और कलर, फिर अगेन ग्रिड इफ डी एफ एस ग्रिड आई एज इट इज जे माइनस वन कलर। जब हमारे सारे कनेक्टेड कंपोनेंट कलर्ड हो जाएंगे तो फिर जब हम रिटर्न हो रहे होंगे उस टाइम पे हम चेक कर लेंगे कौन से इंटरनल सेल्स हैं। तो जो भी सेल्स हमारे बॉर्डर सेल्स नहीं है वो हमारे इंटरनल सेल्स है, आई गेस इट इज क्लियर। तो कौन कौन से सेल्स, अगर सबसे पहले एक काम करो, बॉर्डर सेल्स के लिए जो भी कंडीशन है उनको लिख के रख लो। तो क्या क्या कंडीशन रहती है, अगर आई हमारा इक्वल्स टू जीरो पे है, या फिर जे हमारा इक्वल्स टू जीरो पे है, या फिर जे हमारा आई हमारा इक्वल्स टू एन माइनस वन पे है, या फिर जे हमारा इक्वल्स टू एन एम माइनस वन पे है। ये तो हो गई बाउंड्री कंडीशंस। और क्या हो सकता है, और किसी भी एक डायरेक्शन में, चार डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन में भी अगर कोई और कलर है जो कलर
हमने कलर किया वो कलर नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उसे भी एक बाउंड्री सेल कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएफएस जब करके आए हैं तो हम सारे कलर्स को मार्क करके आ चुके हैं। इसके अलावा कोई कलर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बाउंड्री सेल की कैटेगरी में डालेंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, ग्रिड ऑफ आई जे, 4 डायरेक्शंस के लिए करना है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी +1 नॉट इक्वल्स टू कलर है, अगर कोई कलर नहीं है, या फिर चारों डायरेक्शंस के लिए, चारों में से किसी एक में भी जो कलर करके हम आए हैं वो कलर नहीं है, और दिस, और एक और डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी -1, यहाँ पर हम -1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। अगर ऐसा होता है, यहाँ पे करना है +1, अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस होती है तो वो एक क्या है, बाउंड्री सेल है। बट अगर हम इस पूरे पे नॉट लगा देंगे तो ये एक इंटरनल सेल बन जाएगा। ठीक है, इस सिनेरियो में इसको हम पुश बैक करा रहे होंगे इंटरनल के अंदर, इंटरनल डॉट पुश बैक किसको, आई कॉमा जे को। ये सब हो गया। ये सब होने के बाद हम नीचे आएंगे और एक एक करके जो भी इंटरनल सेल्स हैं उनको मार्क डाउन कर देंगे, क्या, प्रीवियस कलर के, प्रीवियस कलर में मार्क डाउन कर देंगे। तो फॉर ऑटो पूरा पेयर ही आ रहा है ना, तो वी विल बी लाइक डूइंग दिस आई जे इन इंटरनल, और ग्रिड ऑफ आई जे पे हम क्या कर देंगे, प्रीवियस कलर पेंट कर देंगे। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे अपने ग्रिड को। सही है, रन करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। ओके, देयर इज अ रॉन्ग आंसर। हाँ, ये एक एक बहुत स्पेशल केस था जिसको हम नोट पैड पे समझते हैं सबसे पहले। तो मैंने ना इसको कॉपी कर लिया है। इसके लिए ग्रिड बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या है, सबसे पहले हमारा है 1 2 1 2 1 2, नेक्स्ट इज 2 2 2 2 1 2, और 1 2 2 2 1 2, and this is 0 1 2 3 4 5 0 1 2। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1,3 से। दिस इज 1, दिस इज 3, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हमें इसे कलर किससे करना है, 1 से करना है। ठीक है, तो हम इसके एडजेसेंट सेल्स पे जैसे सबसे पहला सेल ये है तो इसको मार्क करके 1 करके आ गए। फिर यहाँ पे गए, कट किया 1 है, यहाँ पे गए, कट किया 1 है, अब यहाँ पे गए, यहाँ से गए, कट किया 1 1 1 और 1, ये भी 1। हमारा पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो गया, 1 बन गया। मैं एक काम करती हूँ ना, इसको ना थोड़ा मार्क डाउन कर देती हूँ। जहाँ भी येलो मार्क्ड है उसका मतलब है कि हमें उसको उस वो हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है। ठीक है, 1 मिनट जस्ट, लेट्स मार्क इट। तो हमने इसको 1 बनाया, इसको 1 बनाया, इसको 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 इसको, तो हमने इसको 1 1 बनाया। अब अब जब हम रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न होने के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ सेल्स ये ऐसे भी हैं, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी पहले से 1 है।
जब हमने हमने ना पूरा फंक्शन डीएफएस अपना पूरा चला लिया, चलाने के बाद जो जो सेल्स थे हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट थे, वो तो पार्ट रहे ही रहे, बट उसके एडजेसेंट में जो सेल्स है ना, वो हमारे ना गिवन कलर के बराबर थे। तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो इस पूरे को कनेक्टेड कंपोनेंट मानने लगा और इन्हें बॉर्डर सेल्स मानने लगा। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, हमें पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट को एक नेगेटिव वैल्यू से फिल कर देना। अब नेगेटिव वैल्यू ही क्यों? क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट्स में ये चीज बताई गई है, जो भी कलर ग्रिड के अंदर गिवन है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो जो भी, अगर हम नेगेटिव कलर से मार्क डाउन करते हैं पूरे कंपोनेंट को, तो फॉर श्योर वो कभी उसके एडजेसेंट कलर के साथ मैच नहीं करेगा, चाहे कोई भी गिवन कलर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने कोड में जो हमने लिखा है, और वी विल बी एबल टू सबमिट। कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसको नेगेटिव कलर से मार्क डाउन करना पड़ेगा। इसको नेगेटिव किया, यहाँ पे भी जो चेक भी करेंगे वो हम नेगेटिव कलर से करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब जब ये चीजें हो जाएंगी, लास्ट में पूरे ग्रिड पे आइटरेट करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इंटरनल सेल्स को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं प्रीवियस कलर से, तो उस चीज की हमें चिंता नहीं लेनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रिड ऑफ आई जे पे अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव पड़ा हुआ है तो हमें पता है क्या करना है, हमें उसको मार्क डाउन करना है, मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, तो हमें ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 1034 भी कंप्लीट कर लिया है। ये ग्राफ लेक्चर का थर्ड लेक्चर था जो कि हमने कंप्लीट किया। अभी इसके आई गेस हम 3 to 4 लेक्चर्स और कवर करने वाले हैं ग्राफ टॉपिक के ऊपर ही। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।